बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और अपने तमाम देखने वालों को आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, हम सब जब सक्सेस की बात करते हैं और हम सब के नज़दीक जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो असल अगर हम देखें तो सक्सेस यानी कि कामयाबी की डेफिनेशन वो ये है कि आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करें, उसके अलावा आपका फेथ जो है वो अपने अल्लाह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप में कंसिस्टेंसी किसी भी काम को करने की बहुत ज़्यादा हो, गोल्स आपके रिकग्नाइज्ड हों, आइडेंटिफाइड हों और सबसे बढ़कर आपने इन तमाम चीज़ों के लिए मुसलसल एक अच्छे अंदाज में काम करते रहना है और इसी चीज़ का नाम जो है वो सक्सेस है। और यकीनी तौर पर हर वो बंदा कामयाब होता है जिसने अपना गोल जो है वो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसकी पॉजिटिव थिंकिंग हो और उसके बाद वो मुसलसल कंटिन्यूसली एक अच्छे अंदाज में तमाम तर एफर्ट्स जो है वो पुट इन करे और ऑब्वियसली उन तमाम चीज़ों के जो समरात हैं वो फिर आप तक लाजमी तौर पर पहुंचते हैं। सो येस, सक्सेस हम सब का दिल करता है कि हम सब ज़िंदगी में कामयाब हों, लेकिन उसके लिए ये तमाम छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको मलहूज़े खातिर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अपने शो में आगे बढ़ेंगे और शहर लाहौर का मौसम अगर हम देखें तो मई का ये महीना और जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था। सेम इसी तरह का मौसम हमें रमज़ान के आगाज़ में मिला था, एंड पर आकर थोड़ी सी हमें मौसम में तब्दीली जो थी वो देखने को मिली थी। कल भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, आज बारिश तो नहीं थी बट बहरहाल खुनकी जो एनवायरनमेंट है उसमें ज़रूर मौजूद है। बट शहर लाहौर का मौसम आज कैसा रहेगा, आने वाले चंद दिनों में कैसा रहेगा, हमें बताएंगे हाफिज़ महबूब अली। सो हाफिज़ महबूब अली, बताइएगा कैसा रहेगा लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की तो आज जो है वो मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ औकात में जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। मौसम बताने वालों का मज़ीद कहना है कि आइंदा हफ्ते जो है वो लाहौर शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि आज और कल सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आग मचोली का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौसम की शिद्दत जो है उसमें इजाफा होगा, गर्मी की शिद्दत में, जबकि रात के औकात में जो है वो मौसम कुछ दिन जो है वो कदरे बेहतर। थैंक यू सो मच हाफिज़ महबूब अली, वेदर के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और लाहौरिये तैयार हो जाएं क्योंकि मौसम जो है वो गर्म भी रहेगा और खुश्क भी रहेगा आज भी और आने वाले चंद दिनों में भी। इसी के साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे, आज के करेंसी रेट्स आपके सामने रखेंगे। सो जनाब, US डॉलर आपको मिल सकेगा 286.35, यूरो 313.5 में मिल सकेगा, ब्रिटिश पाउंड की अगर हम बात करें 359 में आपको मिल सकेगा, UAE दिरहम 77.5, सऊदी रियाल 75, कुवैती दिनार 926.13 में आपको मिल सकेगा, कैनेडियन डॉलर 212 में मिल सकेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 188 रुपीस में आज आपको मिल सकेगा, ओमानी रियाल 737.03 में आज आपको मार्केट से मिल सकेगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे, आलू मिल सकेंगे 67 रुपीस पर केजी, प्याज 55 रुपीस, टमाटर 33 रुपीस, लहसुन 185, अदरक 750, खीरा जो है वो 60 रुपीस, करेला 60 एंड गाजर 60 रुपीस पर केजी में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगी। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे क्विकली और फ्रूट रेट्स में सेब आपको मिल सकेगा 325 में, केला 345 रुपीस पर डजन, पपीता 210, खरबूजा 60 रुपीस, तरबूज 32 रुपीस, खजूर जो है वो 440 के हिसाब से मिल सकेगी और फालसा जो है वो 260 में आपको मिल सकेगा। ब्रायलर रेट जिंदा की अगर हम बात करें तो 388 में मिल सकेगा, ब्रायलर गोश्त जो है वो 594 एंड अंडा फार्मी पर डज़न के हिसाब से अगर हम देखें तो 278 में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होंगे। तो ये तो थे हमारे रेट्स और इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले हम आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाएंगे जिसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया, उसके डिज़ाइन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया गया, इसलिए कि
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सवार हो सकें। अभी जो फुटेज आप इस वक्त लाहौर रंग की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये कराची के शारा फैसल की वीडियो है और देखा जा सकता है कि किस तरह से जो गाड़ी है इसमें ट्रंक नुमा एक बॉक्स सा अटैच किया गया है, जिसके आगे जाली की एक दीवार टाइप है और अंदर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। आगे भी गाड़ी में बैठने के लिए लोगों की स्पेस है। बट बहरहाल जो ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सो बच्चों की प्रोटेक्शन और सेफ्टी को लेकर जो सोशल मीडिया सारिफीन थे उन्होंने खासी तनकीद की। अभी बहरहाल ये मालूम नहीं हो सका कि पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की या नहीं की, बट ये एक डिफरेंट वीडियो थी जिसके बारे में हमने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जनाब, और इस्लामाबाद में गरीब ख़ानदानों को मुफ्त शादी हॉल फराहम करने का हमदर्दाना इक़दाम जो है इसको उठाया गया है। कराची अगर हम इस्लामाबाद में देखें और यहाँ का F8 सेक्टर, यहाँ पर एक मस्जिद है रहमत लिल आलमीन के नाम से, मस्जिद की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। और होगा क्या कि मस्जिद की जानिब से एक हॉल जो है उसको कायम किया गया है और हॉल में यतीम मिस्कीन या जितने भी ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपनी बेटियों के निकाह भी पढ़वा सकते हैं और इसके अलावा उनकी प्रॉपर शादी भी कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। प्लस यहाँ पर ना हमारे यहाँ ट्रेडिशन है और दुनिया में हर जगह होता है कि जब शादी की तकरीबात होती हैं तो खाना पीना और बाकायदा मेहमानों को सर्व किया जाता है। उसके लिए आपको टेबल्स, इसके लिए आपको चेयर्स की ज़रूरत होती है, वेटर्स की ज़रूरत होती है, खाना किस तरह से हो, बर्तन उसके लिए कौन से इस्तेमाल हो, ये तमाम तरह फैसिलिटीज़ इस हॉल में अवेलेबल हैं। 100 से 120 लोगों की गुंजाइश है और मस्जिद की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ पर मर्दों और ख़वातीन की जो तादाद है उसको बराबर रखा जाए और 100 से 120 के करीब जो लोग हैं उनको यहाँ इन्वाइट किया जाए और जो गरीब लोग हैं वो बड़े अच्छे तरीके से एक डिसेंट वे में अपनी बेटियों की जो शादी है वो कर सके। और ये इनिशिएटिव इतना ज़बरदस्त है कि जिसकी मिसाल कोई नहीं। सो यस, इसको आगे फैलना चाहिए और दूसरे लोगों को भी, दूसरी मसाजिद जो हैं उनको भी जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के बाद इस तरह से इक़दाम जो हैं वो करने चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आखिरी टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे। बरतानिया के शाह चार्ल्स की कोरोनेशन ताज पोशी की तकरीब की तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहल में दाखिल हैं और इस सिलसिले में जो पूरी दुनिया से भी कुछ लोग हैं और इसके अलावा जो यूके के अपने लोग हैं वो सेंट्रल लंदन बेसिकली पहुंचना शुरू हो चुके हैं, बिकॉज दे आर सो एक्साइटेड अबाउट दिस कोरोनेशन और वो देखना चाहते हैं ये ताज पोशी की तकरीब जिसको मुनक्किद किया जाएगा ऑन सैटरडे। और इसके लिए जो शाह चार्ल्स हैं, बेसिकली क्वीन एलिज़ाबेथ का जब इंतकाल हुआ सो ये ओहदा इनको ट्रांसफ़र हुआ, जिसके लिए आज बाकायदा तौर पर सैटरडे को ताज पोशी की जो तकरीब होगी इसके लिए बकिंगम पैलेस से कुछ किलोमीटर्स का फासला बनता है। ये वेस्टमिंस्टर एबे आएंगे और यहाँ पर बाकायदा से ताजपोशी की तकरीब होगी। पूरी दुनिया से 2000 के करीब लोगों को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब करेंगे। सो ये थी एक अपडेट हमने आपके साथ शेयर की। अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोरिंगा के फ़वाइद और इसके इस्तेमाल पर। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म होने के समरात जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच सके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के सहाफ़ियों को, प्रेस को किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। इसके साथ साथ ट्विटर के मुकाबले में नया प्लेटफॉर्म मुतारिफ ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म को सिर्फ एंड्रॉयड सारिफीन के लिए पेश किया गया है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस और आज की नौजवान नस्ल रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और ख़ुद को आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लाहौर से सकरदू बाइक पर सफ़र करने वाले यंगस्टर्स से। सो हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। मोरिंगा पर हमने
हमने बात करनी है। और ये एक ऐसा पौधा है जिसको हाल ही में तकरीबन 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है और मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ अगर हम देखें कल्चर्स में और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसको मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम स्वांजना भी है जो कि हमारी सर्दियों में एक बड़ी मकबूल डिश होती है और इसको लोग कभी कीमे में और कभी मटन में स्पेशली प्रेफरेबली इनमें इस्तेमाल करते हैं। बट इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मोरिंगा के पाउडर के बहुत फ़ायदे हैं। डायबिटीज़ हो, अगर आपने वेट कम करना हो, आपके कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हों, आपके हार्ट के इश्यूज़ हों, सो मोरिंगा खाने से इन तमाम चीज़ों को, सिचुएशंस को, कंडीशंस को बेहतर किया जा सकता है। सो फ़ायदे क्या हैं, इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए हम स्काइप पर ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नाज़िश आफ़ान। डॉक्टर नाज़िश, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो डॉक्टर नाज़िश, सबसे पहले ये बताएं कि मोरिंगा जो है किस किस हवाले से जो है मुख्तलिफ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये एक ऐसा हेल्थ बेनिफिट है, ये ऐसा प्लांट है जो वाकई सदियों से चल रहा था और हमें आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जैसे कि मुझे भी वाकई 1-2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे आपने जिक्र किया, वाकई विद इन 1-2 ईयर्स इसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा सामने आए हैं। आई थिंक अवेयरनेस एक बहुत ऐसी चीज़ है जो सोशल मीडिया और हमारे जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उससे ये चीज़ें सामने आती हैं। मोरिंगा, जिसको स्वांजना कहते हैं, वो एक वाकई ऐसा प्लांट है जो पाया जाता है जिसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है और इसका जो पाउडर फॉर्म है वो रेडिली अवेलेबल भी है। और इसके अलावा मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है, उसका जो पौधा है उसकी बार्क होगी, उसकी शाख होगी, उसके तने होंगे, उसके फूल होंगे, सब चीज़ खाई जाती है, पकाई जाती है। तो अगर आपके घर में लगा हुआ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ से जो खाने बनते हैं ना उसमें काट काट के बनाते हैं कि उसकी सारी अफादियत, तो कहते हैं कि यार इसे जला डालो सारा। तो उस तरीके बनाने के प्रॉपर अगर लीव्स को यूज करना है तो उनको कैसे ड्राई करना है, इंटरनेट पे भी बहुत तरीके अवेलेबल है, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, इसको प्रॉपर कैसे यूज किया जाए। इसके फवायद बेतहाशा हैं। इसके फवायद इतने हैं कि आप देखिए उसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा है, उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा है, विटामिन बी कम्प्लेक्स की जो सारे जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा फादियत है उसमें वो पाई जाती है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। अब ये देखें, इसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है। अब ये वो चीज़ें हैं जिसको आयरन की कमी है, खून की कमी है, वो ख़वातीन ले सकती हैं। जो ख़वातीन हामला हैं और दूध पिला रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो लोग जिनको जोड़ों के मसले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये शुगर कंट्रोल करने में बेहतरीन है, शुगर के मरीजों को तो खास रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का मसला जिन लोगों को है उनके लिए बहुत अच्छा है। फैटी लिवर, जो कि पता है बहुत बड़ा मसला है आजकल, बहुत इसकी अवेयरनेस भी की जा रही है, फान भी इसके बारे में बहुत बताते हैं। फैटी लिवर, जो जिगर पे चर्बी चढ़ जाना और उसके बाद आपके लिवर, जिगर के एंजाइम्स खराब होना, फिर सिरोसिस हो जाना जिसमें लिवर आगे डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर उसका ट्रांसप्लांट तक किया जाता है, फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। लिवर इटसेल्फ के लिए और लिवर के ऊपर जो चर्बी चढ़ती है उसको हटाने के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म के अंदर कम करता है। ये आपका, वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए तो बेहतरीन चीज़ है। आप इसको पाउडर को सुबह नीम गर्म पानी में डाल के ले, दिन में 2 दफ़ा ले, दिन में 1 दफ़ा भी ले, तो ये बहुत अफादियत है इसकी। विटामिन ए बहुत अच्छा है जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई उसके अंदर है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ सर से लेके पैर तक क्या ऐसी चीज़ है जो इसने छोड़ी हो। तो ये अल्लाह ने, खुदा ने ऐसी चीजें बनाई हैं। डॉक्टर नाज़िश, ये कोई 1-2 साल से तो इसका बहुत ज़्यादा रुझान हो गया। इवन मैं जहाँ पर काम करती हूँ मैंने वहाँ पे भी बहुत सी स्पेशली ख़वातीन के बैग्स में ना इसका वो पाउडर अक्सर देखा है, बॉटल्स पड़ी होती हैं। लेकिन इससे पहले ये कहाँ गायब था और इसका इस्तेमाल कैसे इतना कॉमन हो गया कि आज तक ये हमारी नज़रों से ओझल रहा और अब ऑल ऑफ अ सडन हम मोरिंगा के इतने फ़वाइद देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस्तेमाल भी अब हम कर रहे हैं। इसका देखिए बहुत बड़ा रोल मेरे ख्याल से जो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, सोशल मीडिया हो गया, आपको पता है पिछले 1-2 सालों में लोगों को हेल्थ अवेयरनेस भी ज़्यादा होना शुरू हुई है। अच्छा, जो इसकी इफादियत है, जो हमारे बुजुर्ग हैं ना उनको पता होती थी। वो लोग आप नोट करें उनकी रूटीन कितनी अच्छी होती थी, वो नेचुरल चीज़ों पे ही रहते थे। वो जो टिपिकल प्रिजर्वेटिव्स हो गए, डब्बे की चीज़ें हो गई, वो उन पे आते ही नहीं थे। वो खाते ही खालिद ग़िज़ाएँ थी और खुद उगाते खाते। ये जो चीज़ें जिनका रुझान इस तरफ होता है उनको ऑलरेडी इनके बेनिफिट्स का अंदाजा भी होता है। और अक्सर, मतलब मेरी अपने जब मैं इन लॉज में रह रही हूँ, हमारे घर के अंदर भी मोरिंगा लगा हुआ है और हमारे नेबर्स में भी बहुत बहुत लगा हुआ है। मुझे नहीं पता था जब मेरी शादी हुई थी,
मेरी मॉम इन लॉ मुझे बता रही थी, ये देखो ये स्वांजना होता है, इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा हाँ। स्वांजना, अच्छा बहुत फायदे हैं। उस वक्त मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, वो जब हमने पढ़ा हमने कहा अच्छा ये तो वो स्वांजना है जिसको हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। तो ये अवेयरनेस कैंपेन जो पिछले 1-2 सालों में सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले किया, मैं तो क्रेडिट दूंगी नो डाउट। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, इनको अवेयरनेस कैंपेन से बहुत, और 1-2 सालों में लोगों को अपनी हेल्थ और फिटनेस का भी ज्यादा ख्याल होना शुरू हुआ है। देखिए जो मोटापा है वो एक बीमारी है, और वो बीमारी की तरह आ गई, और पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, और डायबिटीज बहुत कॉमन है, और इन चीजों को बहुत अच्छी बात है कि अवेयरनेस इनके ऊपर आ रही है, और लोगों को समझ आ रहा है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखे। देखिए जान है तो जहां है, अगर मेरी बिल्कुल, जान नहीं exactly. जितना माल है मैं कुछ नहीं करूं, मेरे लिए कोई फायदा नहीं उस माल का सवाए एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में जाके पड़े होने के। एग्जैक्टली ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की है। और अच्छा मैं थोड़ा सा, जिस तरह से आप कह रही हैं ना कि हमेशा आपने भी इस पौधे को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, बट बहरहाल मैंने हमेशा बचपन से टिल नाउ अपने घर में देखा है कि स्वांजना सर्दियों के सीजन में बड़े एक स्पेशल डिश के तौर पर पकता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके पौधे के और इस तरह से इसके पाउडर के इतने फवायद हैं। इसकी अवेयरनेस अब आकर आने लगी है। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि अब क्योंकि इसके बहुत से ना सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, सो अगर प्रेफरेबली हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? नेचुरली एक्सट्रैक्टेड मोरिंगा स्वांजना, और अगर नेचुरली खुद इसको तोड़ के इस्तेमाल करना चाहें तो हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लस सप्लीमेंटेशन वो किस तरह से ले सकते हैं, और क्या उसके कोई सप्लीमेंट्स ऑब्वियसली उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी होते होंगे, सो क्या उसकी आफादियत थोड़ी सी कम हो जाती है नेचुरल सोर्स से? देखिए इसमें सबसे पहले तो जरूरी है कि अगर आप कोई चीज ओवर द काउंटर खरीदते हैं, दुकान से खरीद रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो आपकी जो सोर्स होती है ना वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपकी सोर्स ऑथेंटिक है, आपको पता है कि वेबसाइट अच्छी है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और ऐसी बात नहीं रिव्यूज होते हैं, चीजें होती है, वर्ड ऑफ माउथ होती है, कोई फेमस ब्रांड्स होते हैं। फर्स्टली मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी आप उनको प्रॉपर सर्च करके लगे। जब आपकी हेल्थ सामने आती है ना तो प्रॉपर सर्च करें, पीछे क्या लिखा है, डब्बे के पीछे क्या लिखा है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितनी इसके अंदर क्या चीज है, वो पढ़ के हमेशा लें, और एक रिलायबल सोर्स से खरीदें। बस ये नहीं कि सेल लगी कहीं पे इश्तिहार लगाइए ले लो, एक में 2 डब्बे मिल रहे, ऐसे ना करें। आप प्रॉपर सर्च करें और फिर आप चीज खरीदें। सेकेंडली अब जो हमारे घरों में लगा होता है, जैसे हमारे वालिदैन शुरू से बनाते हैं, और इस स्वांजना की बात है हमारे घर में, तो हमारे घर में भी बहुत बनता है। स्वांजना एक ऐसी चीज है जिसके जो अगर हम ड्राई करके उसके पत्ते होते हैं उसको उतारें, पत्तों को अच्छी तरह साफ करें, उनको आप ड्राई करें, ठीक है, अच्छा तरह ड्राई होने दें, फिर उनको क्रश करें। जब वो ड्राई हो जाए ना, उनको क्रश करके पाउडर फॉर्म में हम बना लें, और फिर उस पाउडर को हम नीम गर्म पानी में सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, और आप शाम को भी ले सकते हैं। दिन में एक दफा इज इनफ फॉर अ गुड वेट लॉस के लिए भी, और आपकी उसके अंदर अफादियत आती रहे। कुछ लोगों को टेस्ट का इश्यू होता है, कुछ लोग फ्लेवर ऐड कर लेते हैं, दूध के अंदर डाल लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, थोड़ा सा कड़वा होता है। और सालन के अंदर तो ये जैसे बताया, कीमे के अंदर डालना, चिकन के अंदर डालना, उसके फूल यूज करते हैं, प्रॉपर जैसे सालन बनता है ना, जैसे सब्जी होती है उसको जैसे बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट जो है इसका, अगर हम इसको पाउडर फॉर्म में, ड्राइडली फॉर्म में रॉ ले, वो सबसे अच्छा है, जिसमें अभी कोई मिक्सचर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एंड व्हाट आई फील कि इसके पत्तों को सुखाया जा सकता है, जिस तरह से हमारे बड़े जो हैं वो मेथी वगैरह को सुखाते हैं और उसके बाद उसका पाउडर बनाते हैं। सो आप इसका खुद भी पाउडर जो है वो घर में बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर नाज़िश, मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना यहाँ पर चाहूँगी कि बचपन से जब मेरे घर में स्वांजना बनता था ना, क्योंकि मैंने तो ये बनते हुए देखा है और हमेशा खाया भी है, बहुत से लोग अभी भी इस डिश के साथ उतने फेमिलियर नहीं होते, लेकिन मैंने अपने बड़ों से ही हमेशा ये बात सुनी कि ये ना गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, और सर्दियों में खाना चाहिए, आता भी सर्दियों में ही है। उसके अलावा आप फ्रीज़ अगर किया हो तो उस सूरत में खा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जाता था कि इसकी तासीर चूँकि गर्म होती है तो इसका इस्तेमाल एक तो समझ में नहीं करना चाहिए, प्लस जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। तो इस मिथ को भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कि क्या ये वाकई मिथ है या इसमें कोई रियलिटी भी है, अगर हम इसका पाउडर भी लेट्स सपोज इस्तेमाल करें। मैं आपको इसमें सबसे पहले चीज रिकमेंड करूंगी कि जब भी सपोज किसी को हेल्थ इशू है ना, सपोज मुझे शुगर है कंट्रोल नहीं हो रही, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे लिवर की कोई डिजीज चल रही है, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि अगर मुझे कोई डिजीज ऑलरेडी चल रही है, मैं अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर या अपने क्लिनिशियन से कंसल्ट करके शुरू करूंगी। ये आपने चीज हमेशा जहन में रखनी है। पता चले आप मेडिसिन अलग से भी खा रहे हैं, ठीक है, फिर आप अलग से मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, फिर आप अलग से मोरिंगा भी ले रहे हैं,
अपने आप को बैलेंस लेके चलना बहुत जरूरी है। और ऐसा सेटअप जहाँ पे आपके ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं यूजुअली, या मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनसे कंसल्ट करके फिर आप शुरू करें। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तब, अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तब तो आप आराम से ले सकते हैं। और दूसरा जो आपने गर्म तासीर की बात की, इसकी काफी हद तक मैंने ये भी इसके मैंने पढ़ा है, जिसमें आता है कि ये अक्सर क्योंकि गर्म होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ फीमेल स्पेशली, जिसमें मिस कैरेजेस होने का, अबॉर्शन होने का खतरा होता है, उसमें भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आपने एक ये चीज़ मेंशन की है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इसमें ये खतरनाक होता है बिकॉज ऑफ इट्स तासीर, जो हमारे यहाँ बड़ों से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या और कोई कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि इसको इस्तेमाल ना करें? कंडीशंस मैंने आपको बताया कि जो आपको ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही है, ठीक है, आपने इसके हेल्थ बेनिफिट्स पढ़े, आपको दिल करे शुरू करने को, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में अपने डॉक्टर के पास जाए, आप बताएं कि मैं शुरू करना चाह रही हूँ, क्या ये मैं ले सकती हूँ। आपका क्लिनिशियन आपकी सारी लैब वैल्यूज देखकर, जो आपके ब्लड टेस्ट है सारा देखे कि हाँ आप सेफ शुरू कर सकती हैं, आप इतनी डोज में ले लें। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, उन सबको पता है, वो रिकमेंड करते हैं कि आप ये ले सकते हैं, तो आप उनको लेके चलें। और ये चीज मैंने इसको डेफिनेटली मैंने पढ़ा है, और क्योंकि जब मैं एक चीज खुद शुरू करती हूँ ना, तो मैं इसको बहुत रिसर्च करती हूँ, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ये अबॉर्शन कॉजिंग भी होता है, इसलिए इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। तो अगर आप रूटीन में ले रही हैं और अगर आपने कंसीव किया तो आप उस पीरियड में छोड़ दे लेना, ठीक है। इसके बेनिफिट्स बहुत है, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट बेनिफिट्स है बालों के लिए, सबके लिए, लेकिन उस फेज में आप छोड़ दें, आगे जाके दोबारा फिर से कंटिन्यू कर लें, बी केयरफुल। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये आपने कहा कि ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन उसमें भी हमने प्रेफरेबली इसका जो पाउडर है वो इस्तेमाल करना है विद द ग्लास ऑफ वाटर, या जिस तरह भी हम चाहें। प्रेफरेबली अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो 1 टीस्पून इज़ इनफ और 1 टेबल स्पून इज़ इनफ, या कितनी फ्रीक्वेंसी से हम दिन में एक इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अगर एक दफा दिन में ले रहे हैं ना 1 टीस्पून, इट इज इनफ, ठीक है। अक्सर लोग ज्यादा वेट लॉस करने के लिए शाम को भी ले रहे होते हैं, लेकिन 1 इज इनफ। आप मॉर्निंग में ले लें, वो एक अच्छा रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म इससे इतना फास्ट हो जाएगा, आप जो खाएंगे अच्छा हजम होगा। तो 1 टीस्पून इज इनफ, जो आप मॉर्निंग में ले लें, नीम गर्म पानी में डाल के लें, और थोड़ा सा तीखा होता है, कड़वा होता है, लेकिन ये के ले। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अक्सर ना कैप्सूल मिलते हैं इसके, वो ईजी होता है खाने में, क्योंकि कैप्सूल का टेस्ट ऐसा नहीं होता, आपने गोली खाई, पानी के साथ बस अपना काम किया, आगे जिंदगी में आगे बढ़े। हाँ। तो कैप्सूल फॉर्म इज अ गुड फॉर्म एज वेल। देन अगेन एक रिलायबल सोर्स से, अच्छा ब्रांड हो, प्रॉपर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ब्रांड हो, आप उधर से लें। वैसे ही आपने चलते फिरते ऑनलाइन आपको अच्छा लगा, आपने ले लिया, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपर रिसर्च करना है, किस ब्रांड का है, किस साइट का है, उसके रिव्यूज पढ़ने हैं, वो लोगों से सुनना है कि आप कौन सा ले रहे हैं, आप कौन सा ले रहे हैं, जो अच्छी जगह से आपने लेना है। वैसे नहीं, अक्सर सेल लगी होती है, 50% ऑफ पे लगा है, तो चलो 2-3 डब्बे मंगवा लो, वो नहीं करना। हाँ बिल्कुल, और जहाँ पे मेरे ख्याल में सेल लगती है 50% ऑफ, और स्पेशली जब हम खाने की चीज़ों की बात करते हैं तो नॉर्मली वैसे हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि उनकी एक्सपायरी ही करीब होती है, तो वो भी एक चीज़ जो है उसको कंसिडर कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करें, एक तो आ गया वेट लॉस, बहुत से लोगों को ना डाइजेशन में इश्यूज होते हैं, कुछ भी खा लिया लेकिन उनको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। सो इन दैट सिनेरियो हाउ वुड मोरिंगा हेल्प टू दैट सर्टेन पर्सन, और उसमें हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर जो फाइब्रस कंटेंट है वो डाइजेशन में इस तरह हेल्प करता है कि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज कर देता है। मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म के अंदर वो कुव्वत होती है जो हमारे जिस्म की हर निज़ाम को चलाती है और वो तेज करती है, जिसमें खाना हजम करना शामिल है। खाना हजम होता है, देखिए अगर जिसको खाना हजम नहीं हो रहा, ठीक है, वो आपकी तबीयत खराब होना, के आना, मतली आना, थके लेजी पड़े रहना, फिर वजन बढ़ना, ये सब चीजें चलती हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो तो आप जो खाते हैं आपको जल्दी हजम होता है, आप एक्टिव होते हैं, और इवन भूख भी ज्यादा लगती है। वो भूख ज्यादा लगना भी एक गुड निशानी है, और उसमें भी आप जब लेंगे ऑब्वियसली हेल्दी फूड्स लेंगे दोबारा, ताकि वो लाइट फूड्स लें, फाइब्रस कंटेंट लें। तो मोरिंगा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नाज़र शाफान हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद थी और मोरिंगा के बेनिफिट्स हमारे साथ शेयर कर रही थी। नो डाउट इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई
कोमॉर्बिड कंडीशन अटैच है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। और इसको इस्तेमाल करने से पहले जिस तरह से डॉक्टर नाजिश ने भी अपनी गुफ्तगू में मेंशन किया कि लाजमी तौर पर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए। लेकिन बाकी इसके फ़ायदे जो हैं वो बेशुमार हैं, और स्पेशली जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पर। गाड़ियों की रेगुलेटरी ड्यूटी जो है उसको ख़त्म किया जा चुका है, और ये जो ड्यूटी थी तकरीबन 100% के करीब थी, जिसको हुकूमत की जानिब से अब ख़त्म किया जा चुका है। मार्च के महीने में इसका इख्तिताम हो गया, लेकिन 2 से 2,500 गाड़ियाँ जो इस ड्यूटी ख़त्म होने के बाद क्लियर हुई वो मार्केट में आई, लेकिन मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। और जो इसके समरात बेसिकली तो ये ड्यूटी आवाम के लिए ख़त्म की गई कि आवाम इससे ज़्यादा मुस्ताफ़ीद हों, लेकिन ये समरात जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुँच सके। और अभी भी जो गाड़ियाँ हैं या तो वो पुराने रेट्स पर मिल रही हैं या कहीं जगहों पर मिल ही नहीं रही, यानी कि आवाम को कोई इससे फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी तो खैर मई का महीना स्टार्ट हुआ, लेकिन मार्च के महीने में अगर हम सिविक की बात करें, होंडा सिविक की बात करें, तो वो एक भी गाड़ी सेल नहीं हुई। और हम इन कंपैरिजन विद आवर नेबरिंग कंट्री इंडिया देखें तो वहाँ पर जो ये सेक्टर है गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये इतना रैपिडली ग्रो कर रहा है कि इसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और वहाँ पर मर्सिडीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर की गई है, और इसके साथ साथ वो मर्सिडीज़ जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक होगी, और एक दफ़ा चार्ज होने के बाद तकरीबन ये 850 किलोमीटर्स जो है वो चल सकती है। और हमारे यहाँ पर ये हाल है कि आवाम तक समरात ही नहीं पहुँचते अगर हुकूमत की जानिब से थोड़ी सी नरमी दिखा दी जाए। सो ये गाड़ियाँ कहाँ पर आखिर गई हैं, प्रॉब्लम क्या है, कोताही कहाँ पर बढ़ती जा रही है, और अगर इसमें डीलर्स इन्वॉल्व हैं, इम्पोर्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली हुकूमत को अब चाहिए कि उनके खिलाफ कोई क्रैक डाउन करे। इसी पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त शो का हिस्सा है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब, और आगे चलकर हमें शो में ज्वाइन भी करेंगे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन मियां शुएब अहमद साहब। सबसे पहले अशरफ मेहताब साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगी फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहले अशरफ साहब, मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी, किधर गई गाड़ियाँ गई तो किधर नहीं है, तो यहीं पे ही, लेकिन नजर नहीं आ रही मार्केट हमें तो नहीं ना नजर आ रही, लोगों को नहीं नजर आ रही। बेसिकल वजह ये है कि जितना भी ये बड़ा माफिया है जो इंपोर्टर के नाम से वो गाड़ियाँ लेके आते हैं, उन्होंने 200 250 गाड़ियाँ एक बंदे ने वो बुक करवाई होती हैं। जब वो वहाँ से ड्यूटी इसकी ख़त्म हुई, ये 31 मार्च की बात है, तो 1 महीना उसको भी ज़्यादा गुजर गया उससे, तो वो फिर धड़ाधड़ क्लियर होना शुरू हुई। तकरीबन जो मेरे ज़राए कहते हैं वो 2,500 के करीब जो गाड़ियाँ थी वो क्लियर हुई हैं, बाकी भी अभी हैं, वो पाइपलाइन में हो रही हैं। तो वो जो गाड़ियाँ क्लियर हुई उनके बारे में ये नहीं कि मार्केट में कहीं भी उनकी कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ा। जो 650 सीसी से लेके तो आप बड़ी जो V8 गाड़ी थी, और इसके अलावा प्रेडो थी, इसके अलावा जो डाले थे जो अक्सर बड़े बड़े लोगों के पास होते, तो वो सारी की सारी का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे हैं। अब ये जिन लोगों ने ड्यूटी लगाई थी हुकूमत ने, और कौमी ख़जाने में उसके पैसे जा रहे थे, अब ना तो वो पैसे जा रहे हैं कौमी ख़जाने में क्योंकि ड्यूटी ख़त्म हो गई है, और दूसरा जो ख़त्म किया तो उसका आफ्टर ऑल आवाम को, शहरियों को, सार्फिन को, जो खरीदार हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए था। मैं आपसे ना थोड़ा सा प्रोसीजर भी समझना चाहूँगी। ये जो ड्यूटी आयद होती है बेसिकली ये फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको इम्पोज करती है, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमारे कौमी ख़जाने में जाता है। लेकिन ये ड्यूटी जो है ये आयद हुकूमत क्या अज़ खुद करती है, किसी के मुतालबे पर करती है, इम्पोर्टर्स कहते हैं कि ड्यूटी लगाएं, ये प्रोसीजर सारा है क्या? नहीं, असल मसला जो था वो हमारे पास डॉलर की अवेलेबिलिटी का था कि हमारे पास डॉलर बहुत कम थे, हमें ज़रूरत थी डॉलर की, तो इसलिए फिर ये किया गया कि जो तजारती खसारा है उसको कम किया जाए। जब तजारती खसारा बढ़ता है तो हमारे मसाइल बढ़ जाते हैं, माली मसाइल जो है, हमारा कर्ज को खसारा बढ़ जाता है, हमें जो अदायगियाँ करनी होती है बैरून मुल्क कर्ज़ों की या बाकी, वो नहीं हो पाती। तो इसलिए फिर फैसला किया कि बंद कर दी जाए। लेकिन चूँकि हमने मुख्तलिफ ममालिक के साथ वायदे किए होते हैं तजारत के, उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि आप किसी चीज़ को रोक नहीं, बंद नहीं कर सकते, आप उसको कर्टेल करने के लिए या उसको कम करने के लिए ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। तो जब ड्यूटी बढ़ती है तो फिर लाभ वाला आवाम के ऊपर इसका बोझ आता है कि वो चीज़ महंगी हो जाती है, और ड्यूटी खत्म होती है तो उसका फिर ये होना चाहिए कि कम होनी चाहिए। ड्यूटी खत्म करने का एक मकसद ये था कि डॉलर हमारे मुल्क में ही रहे, बाहर ना आपको देने पड़े।
ड्यूटी लगाने का ये मकसद ड्यूटी लगाने का ये मकसद था exactly। कि कम से कम चीजें क्लियर हो और डॉलर ज्यादा से ज्यादा बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर से खरीद के हम लेके आते हैं ना सारी चीजें। लेकिन ड्यूटी ये तो सिर्फ हुकूमत के पास आती है। हाँ, हुकूमत के खजाने में जब वो क्लियर होती है तो वो जो 100% ड्यूटी लगाई थी कि एक गाड़ी अगर लेट्स सपोज के 20 लाख की है तो उसके ऊपर 20 लाख की वो ड्यूटी लगी हुई थी, तो 40 लाख की हो गई। अब वो ड्यूटी खत्म होगी तो उसको 20 पे आना चाहिए ना। चले आप अगर ये कहते हैं, इंपोर्टर ये कहते हैं जी डॉलर उस वक्त किस सतह पे था बढ़ गया, तो उतना आप मार्जिन बीच में डाल लें, लेकिन ये तो हो कि पूरे का पूरा ही खा जाए आप सारा जितना भी आपने उसके ऊपर। अब 650 सीसी जो गाड़ी है उसके ऊपर तकरीबन 8 से 9 लाख रुपया बेवाफ हुआ है। अब 8 से 9 लाख से मुराद अगर 2 लाख 2.5 लाख आप वो पैरिटी जो फर्क होता है डॉलर का और रुपये का वो डाल लें, तो बाकी 5-7 लाख तो किसी को उसका फायदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। वो सारे के सारे बड़े बड़े जो लोग हैं, सरमायाकार हैं, 200 गाड़ियाँ 400 गाड़ियाँ उन्होंने बुक कराई होती हैं, वो जाके अपने गोदामों में खड़ी कर दी हैं उन्होंने। अब वो आस्ता आस्ता निकालेंगे और बेचेंगे उसी रेट पे। कहीं आप जा लें, सर्वे कर लें, मैंने तो किया है, कहीं आपको गाड़ी सस्ती नहीं मिलेगी। ये 70 लाख तक जो थी ड्यूटी ना वो वेव ऑफ हुई है। बड़ी गाड़ी जो प्रेडो और V8 थी उनके ऊपर 70 लाख 75 लाख तक गाड़ी अगर गाड़ी थी 1 करोड़ की और उस पर ड्यूटी इतनी होगी 70 लाख 80 लाख, तो वो अभी वापस 1 करोड़ पर गाड़ी आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई। इसके अलावा आपको मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है, ये कुछ तकरीबन 150 अहम जो हमारी मसनूआत हैं उसके ऊपर थी, जिसमें होम अप्लाइंसेस में थे, फ्रिज है आपका, AC है, VCR है, सॉरी वो LCD है, वॉशिंग मशीन है जो बाहर से आती थी, जितने भी जापान से आती थी या बाहर से आती थी मुख्तलिफ ममालिक से, उनके ऊपर भी ऐसा ही था। किसी के ऊपर 30% लगी हुई थी, किसी के ऊपर 50% थी, किसी के ऊपर 70%। उसमें मोबाइल फ़ोन आपके बहुत अहमियत के हामिल हैं, वो भी थे। लेकिन मुझे बताएं मार्केट में जाके देखें कि कोई मोबाइल फ़ोन सस्ता आपको मिल रहा है? जो मोबाइल फ़ोन 1.5 लाख का था वो अब इस वक्त 3 लाख से तजावत कर चुका हुआ है। यानी कि जितने आईफोन्स वगैरह बाहर से आ रहे थे उन पे भी ड्यूटी कम हो गई ना, जितनी लगी हुई थी, लेकिन हमें आपको नहीं मिल रहा, अवेलेबल नहीं है। एक अहम इशू है, ये एक चीज नहीं है और अभी भी बहुत से लोग इससे अनअवेयर हैं। 350 के करीब आइटम थी, जिसमें से 150 आइटम ऐसी जो बड़ी अहम थी, जो हम किसी न किसी सूरत में हर बंदा इस्तेमाल करता है और लेके आता है, तो उस पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसके ऊपर हुकूमत को हरकत में आना चाहिए, जो मुतलका अदारे हैं उनको हरकत में आना चाहिए और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि इसका फायदा हो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, इस पर आगे हम बात भी करेंगे। अभी हमें ज्वाइन करें चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन मियां शुएब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुएब साहब, थैंक यू सो मच, खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, रेगुलेटरी ड्यूटी हुकूमत की जानिब से ख़त्म की गई, मार्केट में गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है और जो इसके समरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे, गाड़ियां गई किधर? जी शुक्रिया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने का। असल बात यह है जी कि 1 साल से जो है वो गाड़ियों की इंपोर्ट बंद थी। LCs भी जो है वो जो असेंबलर्स हैं वो भी नहीं खोल पा रहे, उनकी अभी तक जो है ना इंपोर्ट जो है वो पार्ट्स की वो भी कंप्लीट नहीं है, और जो इंपोर्ट है गाड़ियों की वो अब जाके जो है ये इसके ऊपर से जो पाबंदी हटाई है उसकी वजह से अब सप्लाई एंड डिमांड का गैप जो है वो पूरे साल का जो है वो आ चुका हुआ है, और मार्केट में जो सप्लाई है वो बहुत कम है। अभी जो ये मार्च के एंड में ये जो इन्होंने RD हटाई है, ये एक्चुअली RD जो थी ये कोई पहले से ये कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी। साल पहले ये एक RD जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई थी टू कर्टेल इंपोर्ट्स, उससे पहले जो ये जो ड्यूटीज हैं वो वही की वही कायम है। अब आप जरा ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि साल पहले डॉलर का रेट क्या था और अब डॉलर का रेट क्या है। तकरीबन उस वक्त लगा लें 180, 90 या 200 के करीब होगा, ये से कम था। इस वक्त 285 प्लस डॉलर है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो तो ज़ाहिर है मार्केट में आना है। अब वो जब जो भी को बाइंग कर रहा है उसको अपना इसमें जो इस वक्त मौजूदा रेट है उसके हिसाब से ड्यूटी देनी पड़ रही है, और वो ज़ाहिर है वो मार्केट में जो है उसकी सप्लाई एंड डिमांड का भी ताल्लुक है। तो ये दे आर मैनी फैक्टर्स। हाँ, ये है कि अगले 2-3 महीने में अगर ये पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहती है और डॉलर जो है वो कंट्रोल में आता है तो बिल्कुल प्राइसेस जो है ना वो नीचे आ सकती हैं, इसमें कोई राय नहीं है। और सप्लाई एंड डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली मार्केट को स्टेबल कर देती है। जब मार्केट में सप्लाई कम होगी तो ज़ाहिर है उसकी जो डिमांड होगी ज़्यादा होगी, प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगी।
अच्छा मियां शुएब साहब, मैं आपको एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा इस हवाले से भी क्लैरिटी दे दें कि आप कह रहे हैं तब डॉलर का जो रेट था वो 180 190 के अराउंड था, नाउ द डॉलर इज 280 समथिंग। सो अभी जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने गाड़ियां जब क्लियर करवाई होंगी तो डेफिनेटली जो अभी का डॉलर का रेट है उसके मुताबिक उनको पे करना पड़ा होगा, लेकिन जो इम्पोर्टर्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो अपना वो मार्जिन रख कर गाड़ियां जो हैं वो अपने शोरूम्स पर खड़ी करके आवाम को फरोख्त कर सकते हैं अपना उतना मार्जिन, बट ये क्या कि 100% ड्यूटी और वो वेव ऑफ कर दी जाए और उसके बाद गाड़ियां अवेलेबल ही ना हो। नहीं तो जाहिर है वो अभी तो मार्केट में जी मार्च के तो एंड में तो ये खत्म हुई है, अभी तो ये महीना, अभी तो ये आप ये देखिए कि ये स्टार्ट कब हुआ है ना, ये अभी बिल्कुल It's been 3 to 4 days, 2 महीने का टाइम लगता है जी। वहाँ से जो आपकी ट्रांजिट का टाइम होता है, वहाँ से शिपमेंट, वहाँ से यहाँ पे गाड़ियों का पहुंचना, कस्टम क्लियरेंस, मार्केट में उसका इम्पैक्ट जाके 2 से 3 महीने में आता है जी। अभी तो वो टाइम आया ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो डू यू थिंक कि अगर हुकूमत अपनी ये पॉलिसी कंटिन्यू करती है और अगले 2-3 महीने में जब ये गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी तो प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाती हैं, बट ये आपका ये जो प्राइसेस का कम होना है दैट इज़ सो मच डिपेंडेंट कि हुकूमत अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करती है? जी बिल्कुल जी, असल में मसला सबसे बड़ा ये है कि स्टेबल पॉलिसीज जो है ना वो नहीं दी जाती है, एकदम से वो रातों रात पॉलिसी चेंज कर दी जाती है। अब जिन लोगों ने अपनी जो साल पहले जिन लोगों ने बाइंग की हुई थी वो इन्होंने एकदम से जो है ना आरडी लगा दी और बगैर किसी इत्माद में स्टेक होल्डर्स को लिए हुए, उसका नुकसान जो है पूरी कम्युनिटी को वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है और उसका एंड यूज जो है जो एंड कंज्यूमर है वो उसको भुगतना पड़ता है। तो ये इनको चाहिए कि जो भी अगर कोई पॉलिसी में चेंजेस लाते भी है तो स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें, उनके साथ बैठे और उसकी कोई एक बिल के जो है ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो और उसका जो भी उसमें मुश्किलात आए वो कम से कम हो। तो अब तक जब तक आप खुद ही डिसाइड कर देंगे और अपना स्टेक होल्डर्स को उसमें मुशावरत नहीं करेंगे तो उसका नतीजा जो है ना वो फायदे के नुकसान ही है। ये जो इन्होंने इम्पोर्ट बंद भी की थी, मैं आपको ये भी ये बताता चलूँ, इसका कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही हुआ है। सही, ना तो इसे कोई वो इम्पोर्ट की कंट्रैक्शन हुई है, ना इसे जो आपका फॉरेन रिजर्व बढ़े हैं, ना ही ये जो है वो इसमें मार्केट में जो है ना वो स्टेबिलिटी आई है, बल्कि इसका एक नुकसान ये हुआ है कि जो कार असेंबलर्स थे उनकी मनमानी और कायम हुई है। उन्होंने अपनी मर्जी के रेट जो है ना उन्होंने चार्ज किए और वो मजीद जो है ना वो बढ़ाते जा रहे हैं जब तक ये मार्केट। बिल्कुल ठीक हो गया। मियां शुएब साहब साथ ही रहिएगा, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो इन तमाम चीज़ों को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे होते हैं, अशरफ साहब भी मौजूद हैं। अशरफ मेहताब साहब, एक और चीज़ जिस तरह से मियां शुएब साहब बात कर रहे हैं मुझे समझ में आ रही है और माकूल बात कर रहे हैं कि अभी क्योंकि मार्च के महीने में ये अभी जो ड्यूटी है वो ख़त्म हुई है, अभी आज मई के 3-4 दिन नहीं हुए हैं ना, सो इट विल टेक टाइम। इसका इम्पैक्ट जो है वो अगले 3-4 महीने में मार्केट में आएगा और इसके साथ साथ उस सूरत में आएगा अगर हुकूमत अपनी इस पॉलिसी को कंटिन्यू करती है। सो आई थिंक ये चीज़ ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को ज़्यादा करीब से देखते हैं, सो ये बताएं कि ये ठीक है इस तरह से? पहले तो ये क्लियर कर दें कि 30 मार्च से लेके अब मई का महीना है, बीच में एक पूरा महीना जो है अप्रैल का वो भी गुजर गया, 3 दिन नहीं हुए, एक पूरा महीना गुजरा। अच्छा, मई के 3 महीने और पूरा अप्रैल, वो एक महीना पूरा गुजरा और उसके दौरान ये 15-20 दिन के अंदर ये गाड़ियाँ क्लियर हुई सारी अब तक जो हुई हैं, मैं जो बता रहा हूँ, तो अब वो मार्केट में आनी चाहिए थी। दूसरा ये कि अगर हुकूमत चाहती है कि आवाम को सस्ती गाड़ियाँ मिले तो ये ड्यूटी अब फिर नहीं लगानी चाहिए। तो जब वो सेल टैक्स ले रही है, पहले से ही ऑलरेडी टैक्स ले रही है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे या बाकी या बाहर से जो आती है गाड़ियाँ उनके ऊपर, तो वो टैक्स पे इत्तेफाक करना चाहिए, ना कि फिर जब गाड़ी के ऊपर आप इतना 100% लगाएंगे ड्यूटी या दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो अप्लाइंसेस हैं, मोबाइल फ़ोन है, खुराक की कोई आइटम्स हैं, उन पे अगर आप इतनी ड्यूटी लगा देंगे तो यकीनी बात है हुकूमत की अगर ये पॉलिसी सस्टेन रहती है और बजट के अंदर कोई इसका ऐलान करते हैं बाकायदा तौर पे और बाहर से गाड़ी आती है और कंपटीशन बनता है, यहाँ का मैन्युफैक्चरर जो है वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं ना आवाम को। देखिए डॉलर कहते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए इसलिए गाड़ियों पे पाबंदी लगाते हैं या उस पर ड्यूटी लगा देते हैं। तो जो इस वक्त मकामी मैन्युफैक्चरर वो 2 तरह से डॉलर बाहर भेज रहे हैं। कैसे? पहले वो बाहर से इंजन मंगवाते हैं, पार्ट्स मंगवाते हैं तो डॉलर बाहर जाता है, फिर जब वो प्रॉफिट कमाते हैं तो वो प्रॉफिट भी तो लेके जाती है वो कंपनियां बाहर अपनी हेड ऑफिस में या बाहर जो उनके मुल्कों में, तो डबल डॉलर जा रहा होता है। तो यही वजह है कि अगर हुकूमत चाहती है गाड़ियाँ यहाँ पे सस्ती हो जाएं और सस्ती मिले तो उसका सबसे बड़ा ये कि डिलीशन प्रोग्राम जो इन्होंने उस वक्त 40 साल पहले कहा था कि 5 साल के अंदर पूरी मुकम्मल गाड़ी पाकिस्तान में बनेगी, वो उस पर अमल दरामद नहीं करा सके ना, जिसकी वजह से ये हो रहा है। आप जिस हमसाया मुल्क की बात कर रहे हैं
उन्होंने पूरी मर्सिडी इलेक्ट्रॉनिक पूरी की पूरी बना के वहाँ दिखा दी और वहाँ पे जितनी कंपनी आई उनको कवानीन के ऊपर उन्होंने सख्ती से अमल दरामद कराया। वो मुकम्मल गाड़ियाँ बनाते हैं। तो यही वजह है ना कि वहाँ जो गाड़ी 10 लाख की है, 15 लाख की बेहतरीन फुली लोडेड गाड़ी इंडिया के अंदर अगर मिल रही है तो वही गाड़ी हमें यहाँ 30 लाख की मिल रही है, 40 लाख की मिल रही है। तो ये वजह इसकी सबसे बड़ी मेन यही है, जब भी डॉलर की कीमत बढ़ेगी बाहर से जो चीज़ें आएंगी महंगी हो जाएंगी। तो जब अगर मुकामी तौर पे वो बढ़ रही होगी चीज़ें सारी, इंजन भी बढ़ रहा होगा, बाकी भी, तो फिर वो महंगी नहीं होगी। एक मिनट मियां शुएब साहब, आपसे क्विकली ये जानना चाहूंगी कि ये जब पॉलिसीज बनती हैं या रातों रात अगर कोई भी पॉलिसी उसका ऐलान कर दिया जाता है, व्हाट डू यू थिंक हुकूमत कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेती आप जैसे लोगों को, इम्पोर्टर्स को, डीलर्स को? जी शुक्रिया। ये बेताब साहब का जो पॉइंट है जी, मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, बल्कि इसमें थोड़ा सा ऐड जो है ना वो ये कर देते हैं। इसमें इन्होंने असेंबलर्स की जो है वो एक कमेटी है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री उसको हेड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है वो जो इसके रेगुलेटर है, और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इसके साथ जो है ना वो उनका एक चौली दामन का साथ है। तो वो एक्चुअली उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है, जबकि होना ये चाहिए कि उनको जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। और यही वजह है जिसकी वजह से ना तो ये यहाँ पे डिलीशन हो सकी है, ना ही यहाँ पे लोकलाइज गाड़ी हो सकी है, और ना ही ये जो डॉलर की जो ये डॉलराइजेशन है ये बंद हो सकी है। हम लोग जो है ना वही के वही खड़े हैं। अब दूसरा जो ताल्लुक जैसे मेहताब साहब फरमाया, मैं उसका फिर वजाहत करता हूँ कि देखिए जापान से अगर, क्योंकि हमारी मेन जो सप्लाई लाइन होती है जी वो जापानीज गाड़ियाँ ज़्यादातर हम लोग मंगाते हैं। जापानीज जो गाड़ी ये वहाँ से जो शिपमेंट है उसकी बाइंग करनी, उसकी शिपमेंट करनी तकरीबन ये 2 महीने का प्रोसेस है जी। ये 4 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ना तो गाड़ी वहाँ से परचेज करके यहाँ पहुँच सकती है, इट विल टेक टाइम। ये मई के महीने में अभी जो है वो शिपमेंट जैसे जैसे पहुंचेंगी, जहाज पहुंचेंगे, गाड़ियों की मार्केट में सप्लाई लाइन जो है वो बेहतर होती जाएगी। जो लोकल असेंबलर्स के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा कि ज़ाहिर है वो उनको भी अपनी मार्केट गाड़ी की प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। मियां शुएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पे अपना ओपिनियन दे रहे थे। अशरफ साहब, क्विकली आपसे 1-2 बातें जो है मैं पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये कि अगर ये जिस तरह से अभी रेगुलेटरी ड्यूटी जो है इंपोर्टेड गाड़ियों पे ख़त्म की है, हमारे यहाँ वैसे अभी लोकली कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अभी हैं या उन्होंने भी अपने प्लान्स उनको ज़रा है? तो बिल्कुल है, बल्कि लेकिन काम नहीं ना हो रहा, इजाफा हुआ है। लेकिन वही वजह हुई ना, मैंने बता रहा हूँ कि डॉलर की वो परवाह ही नहीं रुक रही। लेकिन अगर ये पॉलिसी हुकूमत की जानिब से सस्टेन करती है तो हमारे यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपनी गाड़ियों की कीमतों पे कमी करेंगे बस भी होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ बनती हैं वो नॉन स्टैंडर्ड गाड़ियाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि उसके अंदर वो फुली लोडेड वो फैसिलिटी नहीं है जो वहाँ की गाड़ी, मसलन 1000 सीसी यहाँ की जो गाड़ी है 34 लाख रुपये में वो तकरीबन मिल रही है इस वक्त, जो 1000 सीसी गाड़ी है। और बाहर से उसके अंदर ना तो वो एयर बैग है उस तरह से जिस तरह से उसमें होने चाहिए, और उसके शीशे भी आप ऐसे ऐसे करके चढ़ाते हैं बाद के 30-32 लाख की गाड़ी के। वहाँ पे जो 650 सीसी गाड़ी आ रही है फुली लोडेड है, 4 उसमें एयर बैग है, पीछे भी दिए हुए हैं 2 एयर बैग और आगे भी दिए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ और हर मैन्युफैक्चरर्स को चीजें भी बेहतर करनी पड़ेंगी। तो जब वो बाहर से गाड़ियां आएंगी, कंपटीशन होगा, तो यकीनी बात है ये फिर कहाँ लेके जाके बेचेंगे, फिर ये बेहतरी भी करेंगे, वजह से बेहतरी भी आएगी, उसमें स्टैंडर्ड भी बेहतर करेंगे, और दूसरा ये कि कीमतें भी। और एक जो हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम है, अगर हम देखें टोयोटा देख लें, अगर हम होंडा देख लें, इसके साथ साथ सुजुकी, उन्होंने अपने असेंबलिंग यूनिट्स को फिलहाल बंद किया हुआ है, वक्ती तौर पर बंद किया है। छोटी गाड़ियां जो है वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बुकिंग धड़ाधड़ हो रही है। और बुकिंग कैसे हो रही पूरी दुनिया में, वो सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे लूटमार का सिस्टम है। पूरे पैसे आपस से ले लेते हैं, ओन पर आप थोड़े देर से बाद गाड़ी पूरे पैसे आपसे लेते हैं, और गाड़ी के लिए वो बकायदा स्टाम्प लिखवा लेते हैं जी अगर कीमत इसमें बड़ी तो आपको देने पड़ेंगे, ये करना। जब मैंने आज बुक करवा ली गाड़ी तो फिर मैंने पूरी कीमत भी अदा कर दी, मैंने पूरी कीमत अदा की, और मुझे गाड़ी कब मिलेगी? 6 महीने बाद, साल बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद। तो वो जो पैसे अवाम की है उसी को लेके यूज करके तो ये सारा कारोबार करें और प्रॉफिट उसमें दिखाया देखने की जरूरत है। और जो भी अगर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है जिनकी वजह से गाड़ियां थोड़े सप्लाई में भी मसला आ रहा है लेकिन गाड़ियां अभी मार्केट में उस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो हुकूमत को ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्रैक डाउन करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच अशरफ मेहताब साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक।